जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में एक बड़ा फैसला करके ममता बनर्जी की मुसीबत बढ़ा दी है। ममता बनर्जी ने टीएमसी ने सोचा भी नहीं था कि चुनाव के पहले बीजेपी ये दांव चलेगी और ममता बनर्जी के हाथ से एक मुद्दा छिन जाएगा, लेकिन बीजेपी ने ये कर दिया है और ममता बनर्जी अब छटपटा रही है, परेशान है, लेकिन कर कुछ नहीं सकती। देखिए हुआ क्या है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, राज्यपाल के पद से हट गए हैं और उनकी जगह पर बीजेपी लेकर आई है तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को। अब आर.एन. रवि जो है वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल होंगे और ममता बनर्जी के नए टारगेट भी वो बनेंगे। लेकिन ममता बनर्जी परेशान क्यों है सीवी आनंद बोस के जाने से? ममता बनर्जी को अचानक से इनसे सहानुभूति हो गई। सीवी आनंद बोस जिनसे वो अभी तक लड़ रही थी, उनको यहां तक कि कठपुतली पपेट तक बता दिया था केंद्र सरकार का कि केंद्र सरकार के इशारे पर यहाँ काम करते हैं, राज्य सरकार के साथ राजनीतिक दुर्भावना के साथ ये चल रहे हैं, हमसे सहयोग नहीं करते हैं। शिक्षक भर्ती से लेकर यूनिवर्सिटी में जो कुलपति की नियुक्ति होती है उस पर भी इनका विवाद रहा सीवी आनंद बोस के साथ कि कुलपति की नियुक्ति कौन करेगा, किसके तहत होगी, इस पर भी काफी विवाद रहा था। और भी कई मामलों में सीवी आनंद बोस इन्हें अखड़ते रहे। ये हमेशा उन्हें केंद्र के एजेंट की तरह दिखाती रही कि जैसे बंगाल को रूल करने के लिए, बंगाल को नियंत्रित करने के लिए सीवी आनंद बोस को बैठाया गया है बीजेपी की तरफ से। इनका राजनीतिक इस्तेमाल ममता बनर्जी ने किया कि मैं ये जो पूरी स्थितियां हैं इन्हें केंद्र वर्सेस बंगाल बना सकूं। लेकिन अब जब सीवी आनंद बोस ने इस्तीफा दे दिया तो ममता बनर्जी को बड़ी चिंता होने लगी कि इस्तीफा कैसे दे दिया अचानक से। आई एम शॉक्ड, ऐसे बोला है ममता बनर्जी ने। मुझे तो हैरानी हुई है, झटका लग गया है उन्हें कि सीवी आनंद बोस कैसे चले गए। उन्हें सीवी आनंद बोस अच्छे लगने लगे हैं और उन्होंने कहा कि जरूर केंद्र सरकार मेरे खिलाफ कुछ करने के लिए सीवी आनंद बोस पर दबाव डाल रही होगी, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी कि मौजूदा राज्यपाल से बीजेपी ऐसा कुछ कराना चाह रही है जो ममता बनर्जी के खिलाफ है और सीवी आनंद बोस जो है वो अड़ गए हैं, नहीं जी मैं नहीं करूंगा ममता बनर्जी के खिलाफ, और इसीलिए उनसे इस्तीफा दिलवा लिया। अब आप दोनों बयानों का अंतर आप समझ रहे हैं कि ममता बनर्जी कुछ समय पहले कह रही है कि वो तो पपेट हैं जी, वो तो केंद्र के इशारे पर चलते हैं, वो तो मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं। तो कोई जब अपनी नियुक्ति से लेकर अभी तक 3.5 साल उन्हें हुए बंगाल में राज्यपाल के तौर पर सीवी आनंद बोस को, कोई अपनी नियुक्ति से लेकर अभी तक आपके खिलाफ ही अगर काम कर रहा है, आपके अनुसार केंद्र के इशारे पर पपेट बना हुआ है, तो अब उसको क्या समस्या होगी केंद्र के इशारे पर काम करने में? आप तो यही कहती है कि सीवी आनंद बोस जो है वो केंद्र के कहने पर मेरे खिलाफ काम करते हैं। तो अगर केंद्र उन्हें एक और काम पकड़ा रहा था आपके खिलाफ, 2 काम पकड़ा रहा था आपके खिलाफ, तो उन्हें क्या समस्या थी, वो कर देते। तो नाराजगी जैसा तो कुछ यहाँ दिखता नहीं है कि अभी तक सीवी आनंद बोस आपके ही समर्थन में चल रहे थे, आपके साथ बहुत अच्छी उनकी केमिस्ट्री चल रही थी, लेकिन सरकार ने दबाव बनाया, आपके खिलाफ कुछ करने को कहा, तब तो मानते हैं कि वो दबाव के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन यहाँ तो वो पहले ही आपके खिलाफ थे आपके अनुसार। तो ममता बनर्जी का ये जो तर्क दे रही है और जो शॉक्ड हुई है वो शॉक्ड इस कारण नहीं हुई है कि सीवी आनंद बोस चले गए, शॉक्ड इस कारण हो गई है कि अब एक मुद्दा छिन गया उनसे। क्योंकि सीवी आनंद बोस को लेकर वो ये मुद्दा बनाने में हमेशा टारगेट करती थी कि केंद्र सरकार नियंत्रित कर रही है। जैसे अभी इस चुनाव में उन्होंने क्या मुद्दा बनाया, ममता बनर्जी अपनी एंटी इनकम्बेंसी पर, बंगाल की बुरी प्रशासनिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था पर बात करने की बजाय वो क्या बनाने की कोशिश कर रही है, सेंटर वर्सेस स्टेट, कि देखो मैं तो विपक्ष में हूं। वो ये नहीं दिखा रही है मैं तो सत्ता पक्ष में हूं। बंगाल के जो हाल है वहां पर बेरोजगारी भत्ते के लिए लाइन पर लाइन लग गई है लोगों की। 84 लाख लोगों ने नाम दर्ज करा दिया है अपना बेरोजगारी भत्ते के लिए, 1500 रुपए के लिए। तो ये हालत ममता बनर्जी ने ही की है कि बंगाल में वहां पर इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं खुलती हैं, दिक्कतें आती हैं। तो ममता बनर्जी चाहती है इस पर कोई बात ना हो, बात ये हो कि देखो मैं तो बंगाली मुख्यमंत्री हूं आपकी और मुझे हटाना चाहती है केंद्र की बीजेपी, ये दिखाना चाहती है।
लेकिन जो आपको हटाकर सत्ता में बैठेगा वो भी बंगाली ही होगा। बीजेपी, बंगाल बीजेपी का आपके साथ कंपटीशन है, आपके साथ जो है चुनावी लड़ाई है। केंद्र की बीजेपी के साथ आपकी लड़ाई नहीं है। केंद्र में तो आप कुछ नहीं कर पाती हैं, आपका आना भी संभव नहीं है वहां पर पीएम के पद पर। तो ममता बनर्जी इसको अपने आप को विपक्ष की भूमिका में दिखाकर केंद्र को सत्ता में दिखाना चाहती है, जबकि वो खुद सत्ता में बैठी है और इसके लिए केंद्र के नुमाइंदे के तौर पर वो दिखाती है राज्यपाल बोस। इसलिए अभी तक उनको विलन बनाने की कोशिश में लगी हुई थी। आगे भी कुछ ना कुछ उनके ऊपर आरोप लगाती, क्योंकि अभी तो वैसे भी इनका नियंत्रण कम हो जाएगा, चुनाव आयोग का नियंत्रण होगा, कुछ राज्यपाल का दखल होगा। लेकिन इससे पहले क्योंकि रिश्ते काफी खराब थे, इनके खिलाफ ये कई आरोप लगा चुकी है और इनका इस्तेमाल ये करती है अपनी राजनीति में, तो इसलिए बीजेपी ने सीवी आनंद बोस को कोई और जिम्मेदारी देने की सोची है। उन्हें कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी और यहाँ पर RN रवि को नियुक्त किया है। हालांकि सिर्फ बंगाल में ही नहीं ऐसा हुआ है, कई और राज्यों में भी इस वक्त राज्यपाल बदले गए हैं। लद्दाख में, दिल्ली में, हिमाचल में, तमिलनाडु में। जो RN रवि हैं वो पहले तमिलनाडु में राज्यपाल थे, अब केरल के राज्यपाल जो है उन्हें तमिलनाडु का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। दिल्ली के VK सक्सेना जो है LG, उनको लद्दाख का प्रभार दिया गया है और तरनजीत सिंह दिल्ली के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। तो ये कई बदलाव हुए हैं, लेकिन इसी में ही बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में भी बदलाव कर डाला और ममता बनर्जी अब इससे परेशान है। परेशानी की वजह यह भी है कि जो आ रहे हैं RN रवि वो और ज्यादा सख्त है। ऐसा नहीं कि बीजेपी ने सीवी आनंद बोस को हटाया टकराव के चलते या फिर वो मुद्दा ना बन जाए इस बार के चुनाव में इसके चलते, बल्कि उनकी जगह, उनको तो हटा दिया लेकिन उनकी जगह और सख्त व्यक्ति को ले आई है। RN रवि जो है उनका तमिलनाडु का जो कार्यकाल है उसमें DMK की सरकार में नाक में दम हुआ है, क्योंकि इनकी मनमानी वो चलने नहीं देते हैं, इनके आलतू फालतू बिल पास नहीं होने देते हैं और बहुत ही सख्त प्रशासन वो रखते हैं। उनके कुछ जो तमिलनाडु में DMK के साथ जो मामले हुए हैं, अभी तो मामला हाल ही का है, जब वो तमिलनाडु के राज्यपाल थे तो उन्होंने सत्र शुरू होने के समय कहा था कि सत्र शुरू होने से पहले और बाद में भी राष्ट्रगान बजाया जाए, अभिभाषण से पहले भी। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने क्या किया, DMK की सरकार ने, कि राष्ट्रगान शुरू में नहीं बजाया, बाद में बजाया, लेकिन शुरू में नहीं बजाया। शुरू में तमिलनाडु का राज्य गीत बजा। ठीक है, राज्य गीत बजाने को लेकर कोई मनाही नहीं है, उनकी भी कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उनका कहना था कि आप राष्ट्रगान भी बजाइए। लेकिन राष्ट्रगान नहीं गाया गया और सत्र शुरू कर दिया गया। इस पर उन्होंने घोर नाराजगी जताई और वो उठकर आ गए। इससे पहले 2024, 2025, 2026 में उन्होंने जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है वो पूरा नहीं पढ़ा, क्योंकि उनका कहना था इसमें ये जो है वो राज्य सरकार अपनी अचीवमेंट्स इसमें डालकर देती है अभिभाषण में, और राज्यपाल बताते हैं कि राज्य ने क्या क्या इन 5 सालों में किया है या इनसे पिछले साल में किया है, जो भी जानकारी देना चाहे। इन्होंने इसको नहीं पढ़ा क्योंकि उसमें उनके हिसाब से कुछ गलत जानकारियां थी। पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ा, कुछ ऐसी जानकारियां थी, कुछ ऐसे शब्द थे जो उनको सही नहीं लगे और उन्होंने अभिभाषण अधूरा ही छोड़ दिया। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा मामला हुआ वो ये हुआ, जिससे राष्ट्रपति तक बात पहुंच गई, कि राज्यपाल ने तमिलनाडु में 181 बिल उन्होंने पेंडिंग रखे थे, क्योंकि उन बिलों पर उनकी सहमति नहीं थी। अब यहाँ DMK हंगामा हो गया कि बिल ही पास नहीं हो रहे हैं, इनको तो कुछ अपने रेवड़ी वाले कुछ आलतू फालतू बिल इनको देने होते हैं, जिसमें तो नीट को लेकर भी बात थी कि नीट से तमिलनाडु बाहर रहेगा। क्यों बाहर रहेगा? क्या भारत में नहीं है? आपके लिए अलग नियम कानून क्यों? इनका अलग सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलता है, ये अलग अलगाववादी किस्म के हैं। ये DMK, ये जो इनके नेता हैं वो एकदम अलगाववादी रवैया अपनाते हैं। तो इन्होंने तो साफ इंकार कर दिया था कि नीट से बाहर करने वाला बिल तो मैं कतई पास नहीं करूंगा, बिल्कुल पास नहीं करूंगा। 181 बिल पेंडिंग थे, तो ये लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। तब सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त CJI थे संजीव खन्ना, उन्होंने फैसला सुना दिया कि 3 महीने के अंदर बिल पास करने होंगे, नहीं तो अपने आप पास माने जाएंगे और राष्ट्रपति को भी करना होगा। अब इस पर तो बड़ा ही संवैधानिक संकट खड़ा हो गया, क्योंकि राष्ट्रपति ही CJI की नियुक्ति करती है या करते हैं और उन्हीं को आदेश दे रहे हैं CJI, तो ये तो संभव नहीं, आप अपने बॉस को कैसे आदेश देंगे। तो इसके बाद फिर राष्ट्रपति ने इन्हें चिट्ठी लिखी और इनसे पूछा कि क्या इस व्यवस्था के तहत अगर राष्ट्रपति को किसी मामले में कोई कंफ्यूजन लगती है संविधान को लेकर, वो सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछ सकता है। तो मैं इसके लिए सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इन स्थितियों में क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह से कोई आदेश दे सकता है राष्ट्रपति को? ऐसे कुछ कठिन सवाल पूछे गए, जिसके बाद
सुप्रीम कोर्ट की एक और बेंच बैठी और ये फैसला वापस ले लिया गया 3 महीने वाला, जिसमें कहा कि जरूरी बिल तो पास होने चाहिए, समय रहते पास होने चाहिए, असीमित काल तक नहीं रखे जाने चाहिए, लेकिन कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। तो ये मामला बहुत बड़ा हो गया था। तो RN रवि इस तरह से तमिलनाडु में उनके और सरकार के बीच में विवाद रहा है, झगड़ा रहा है, बड़े ही सख्त व्यक्ति माने जाते हैं। तो अब बंगाल में ममता बनर्जी के साथ क्या होने वाला है? यहाँ ममता बनर्जी के ऐसे नहीं कि कोई लुंजपुंज राज्यपाल उन्हें मिल गया है, ये तो मुसीबत इनकी अब भी इनके साथ खड़ी होगी। लेकिन अब क्योंकि वो नए नए राज्यपाल आए हैं, तो ममता बनर्जी के लिए सीधे उन्हें टारगेट करना आसान नहीं होगा। उन्होंने माहौल तो बनाना शुरू कर दिया, जैसे कि पिछले वाले जो गए जी वो तो बीजेपी दबाव बना रही थी, यानी कि अब जो आ रहे हैं वो तो बीजेपी के इशारे पर ही काम करेंगे, इसलिए वो आ रहे हैं। तो माहौल बनाने की कोशिश की है, लेकिन अभी नए नए आए हैं, 1 महीना 2 महीना उनको होगा, तो आप उनके खिलाफ कितना बोल लेंगी? और क्योंकि वो जिस तरह से काम करते हैं तो वो अपना उस तरह से करते रहेंगे, और ममता बनर्जी के लिए जरूर परेशानी बढ़ने वाली है। तो बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने लगा दिए हैं, और ममता बनर्जी के पास अपने निपटने के लिए इनके पास कोई उपाय नहीं है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।